हेलो एवरीवन, आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद सोवियत संघ भी नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है विश्व की सबसे ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई भी इसका प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अब हम जो है एक ऐसे नए दौर में आ चुके हैं जिसे हम अमेरिकी वर्चस्व का दौर कहते हैं। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है और इसका विस्तार जो है वो कहाँ तक है। तो देखते हैं हम अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तथा जो है विश्व एक ध्रुवी हो गया। अगस्त 1990 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई व्यवस्था की संज्ञा दी। जैसे कि इसमें क्या देखते हैं, जो यूएनओ था वो शीत युद्ध काल में एकदम चुप रहता था और सडनली उसने जब ऐसा हुआ जो है मतलब इराक है उसने जब कब्जा किया कुवैत पे, उसके बाद मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है उसकी सैनिक कार्यवाही की अनुमति दे दी। तो इसको क्या है, एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। वर्चस्व क्या मतलब होता है? वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र केंद्र शक्ति का होना। इसको क्या कहते हैं? वर्चस्व कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया था। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 2001 के दिन इस अटैक को हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं। उसके दिन क्या था कि 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अल-कायदा से माना गया, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया। इसे 9/11 की घटना कहा गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया। यानी कि विश्वव्यापी युद्ध क्या, जो इस हमले की जो मतलब कहते हैं कि जो रीज़न था वो अल-कायदा गुट की वजह से हुआ था। तो जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका को शक भी था कि अल-कायदा गुट संगठन से रिलेटेड है या वहाँ पे हो सकता है, उसने हर उस राष्ट्र पे अटैक करवाया। तो इसी को क्या कहते हैं, विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिकों और लगभग 50,000 निर्दोष जो है नागरिक वो मारे गए थे। इसे ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं और जो ये सैन्य अभियान चलाया गया इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। फिर क्या था, अमेरिकी सैन्य खर्च व सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक है कि किसी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना भी फिलहाल जो है संभव नहीं है। 8 हमारा अमेरिका की ढांचागत ताकत, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल है। इसके अलावा MBA की डिग्री और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव इससे आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देते हैं। यानी कि जब ये सब है, आपने सैन्य वर्चस्व देख लिया अमेरिका का और जो उसका आर्थिक वर्चस्व वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये एक अमेरिकी वर्चस्व का दौर चल रहा था। फिर 9 है ब्रेटन वुड प्रणाली की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर भी क्या है, अमेरिका का वर्चस्व है। नीली जीन्स, मैकडोनाल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के उदाहरण है। जैसे कि जो ब्लू जीन्स है वो क्या है, हर जगह हर कोई पहनता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सांस्कृतिक जो है वर्चस्व वो किसका है, अमेरिका का ही है। जिसमें विचारधारा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। इसके अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बातें मनवाई जाती हैं। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में 3 मुख्य अवरोध, यानी कि जो अमेरिका जो वर्चस्व इतना उसके रास्ते में अवरोध कौन कौन से, तो वो देखते हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट, जिसमें सरकार के तीनों अंगों तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। यानी कि जो वहाँ की जो राजनीतिक बनावट है, संस्थागत बनावट अमेरिका की, वो कई बार जो अमेरिका शक्ति के रास्ते में रुकावट का कारण बन सकती है। फिर सेकंड है हमारा, अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है। यहाँ अमेरिका की विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका भी निभाती है।
फिर थर्ड है नाटो। इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं, यानी कि जो इसमें देश शामिल है वो क्या है, कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। फिर है वर्चस्व से बचने के उपाय। बैंडवैगन नीति, ये एक नीति है जो अमेरिकी वर्चस्व से बचने के लिए बनाई गई थी। तो इस नीति में क्या होता है, इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, यानी कि अगर वर्चस्व है अमेरिका का तो कोई बात नहीं, बट उससे क्या है, हमें लाभ उठाकर अपना विकास करना है। अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देश की नज़रों में ना पड़े, यानी कि अगर हम अपने आप को हाइड रख लेंगे तो जिस कंट्री का वर्चस्व उसकी नज़रों में नहीं आएंगे, और हम अपना अगर डेवलप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर राज्यतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करें। अब भारत के अमेरिका के साथ संबंध कैसे हैं? सेम अच्छे ही भारत के अमेरिका के साथ संबंध भी काफ़ी, क्योंकि भारत उस समय भी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि जब जो है शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस टाइम पे जो है इंडिया का रुझान जो ज़्यादा है वो सोवियत संघ की तरफ था। अब देखते हैं कि हम भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परीक्षित हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा, यानी कि जो अमेरिका के भी जो वहाँ के लीडर्स होते हैं जैसे राष्ट्रपति, वो भारत में मतलब संबंधों को और मजबूत करने के लिए यात्राएं करते हैं भारत की। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में दबदबा, यानी कि भारतीयों का वहाँ पे जो NRIs वगैरह रह रहे हैं अमेरिका में, उनका जो दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। तो ये सब रीजंस हैं जो भारत के और अमेरिका के संबंधों को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। फिर ये देखते हैं बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्राओं के दौरान। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो बराक ओबामा थे। तो इनकी एक बार हम जो भारत की यात्राएँ इन्होंने की थी उसके दौरान कुछ मतलब साइन भी किया गया था, जैसे नीति वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, संधि वगैरह होती है। उसमें देखते हैं क्या क्या था। रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। ये अमेरिका ने की थी। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में दोनों देशों के प्रमुखों ने एक दूसरे के देशों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है, जो दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अमेरिकी वर्चस्व है वो सभी क्षेत्रों पे, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, क्योंकि जब ये क्या कहते हैं केन्या और तंजानिया के जो अमेरिकी दूतावास हैं जब इस पर बमबारी हुई थी तो इसके जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया था। और जो अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान के अलकायदा के जो ठिकाने हैं उस पर क्या क्रूज मिसाइलों से हमला भी किया। इस संबंध में अमेरिका ने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी भी मतलब परवाह नहीं की थी। तो ये सब चीज़ें दिखाती है जो कि अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा ही है। और इसी अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जो अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए जो मतलब हम कर सकते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, बैंडवेगन की नीति है, इसको आप अपना सकते हो अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेसन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।